हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माइनिंग जनरेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में फिर बात करने वाला हूँ जूनियर ओवरमैन एग्ज़ाम, जो कि बीसीसीएल की ओर से कंडक्ट करवाया गया था। तो यह एग्ज़ाम का हमने एक वीडियो बन चुका है जिसमें हमने 26 to 74 तक के क्वेश्चन को अटेंड किए हैं। टेक्निकल क्वेश्चन है और जो बचे हुए जो टेक्निकल क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेंगे और नॉन टेक्निकल क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसमें हम पहले टेक्निकल क्वेश्चन अटेंड करने वाले हैं ना, तो 75 to 100 कर लेंगे। फिर उसके बाद जो 1 से लेकर 26 तक जो क्वेश्चन बचेंगे उनके भी हम देख लेंगे किस प्रकार से जो आपका है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जीके के क्वेश्चन जो आते हैं। अगर आपने इस वीडियो को पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो को पार्ट 1 का वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको जाकर देखिए और आपको जो है पूरा पेपर जो है समझ में आ जाएगा किस प्रकार से जो क्वेश्चन है आते हैं, है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में मैं टारगेट रखने वाला हूँ कम से कम जो है 50 लाइक्स तो मिल जाना चाहिए यार आज की इस वीडियो में। तो प्लीज़ यार 50 लाइक्स वीडियो तो मिल जाना चाहिए आसानी से। तो फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कि द मेन पर्पज ऑफ जार्ज रेल इन अंडरग्राउंड हॉलेज ट्रैक, यानी कि जो अंडरग्राउंड माइंस में जो हॉलेज ट्रैक है ना जार्ज रेल का, तो उसका क्या पर्पज होता है। तो टू अवॉइड ओवर स्पीडिंग, टू मेंटेन अ गुड अलाइनमेंट ऑफ अ ट्रैक, थर्ड है टू अवॉइड अ डिरेलमेंट ऑफ टफ्स एंड फोर्थ है टू प्रोवाइड अ स्मूथ रनिंग ऑफ टफ्स। तो जो जार्ज रेल है ये हॉलेज जो ट्रैक है ना उसका सेफ्टी से संबंधित है, ठीक है। तो जार्ज रेल कैसा होता है, जार्ज रेल का सीधा सा मतलब यह है कि जो है जो आपको टू अवॉइड ओवर स्पीडिंग, क्या होता है कि जब कभी टब अगर ओवर स्पीडिंग में हो तो जार्ज रेल क्या होता है इसे, तो ये जार्ज रेल का जो डायग्राम है वो इस प्रकार से रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से ट्रैक रहेगी आपकी, ठीक। तो क्या होगा कि ये धीरे धीरे में तो चल जाएगा, आपका टब जो है धीरे धीरे में आपका चल जाएगा, लेकिन अगर ओवर स्पीडिंग में होगा तो ये क्या करेगा, टब है स्पीडिंग आएगा तो क्या होगा पलट जाएगा। तो ये क्या है, यही इसका मेन कारण होता है जार्ज रेल का, टू प्रिवेंट फॉरवर्ड, यानी कि टब को आगे जाने से रोकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। काटा थर्मोमीटर इज यूज, क्वेश्चन नंबर 76 है। काटा थर्मोमीटर इज यूज टू, यानी काटा थर्मोमीटर का यूज किस लिए किया जाता है ना। तो फर्स्ट है ड्राई बल्ब टेम्परेचर, सेकंड है वेट बल्ब टेम्परेचर, थर्ड है हीट कन्वेंशन एंड फोर्थ है कूलिंग टाइम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वहाँ होगा 76 का 4, यानी कि कूलिंग टाइम जानने के लिए काटा थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैंने काटा थर्मोमीटर के ऊपर एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने काटा थर्मोमीटर के बारे में पूरे डिटेल से समझाया है और इसका एक जो है किस प्रकार से इसको ज्ञात करते हैं, है ना, और उसका एक टेबल भी है और यहाँ से क्या ना क्वेश्चन बन सकते हैं काटा थर्मोमीटर से। तो आपको इसमें ध्यान देना होगा, है ना। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं। मैंने देखा कि इससे जो है काटा थर्मोमीटर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैंने काटा थर्मोमीटर के ऊपर वीडियो बनाया है, तो हम इसका कार्ड डालें तो आप कार्ड पर देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 है। 4 एम्प्लॉयज़ आर एंगेज्ड इन HMM। ओके, HMM का फुल फॉर्म क्या होता है, हैवी अर्थ मूविंग मशीनरी। ओके, ऑपरेशन और ड्राइविंग जॉब्स आई रिफ्रैक्शन टेस्ट मस्ट बी कंडक्टेड एट द इंटरवल, यानी कि जो अगर व्यक्ति HMM ऑपरेशन या ड्राइविंग है या जॉब करता है तो जो उसका जो आई का जो टेस्ट है मस्ट बी कंडक्टेड, उसका जो इंटरवल होगा क्या होगा आई चेकअप का। फर्स्ट है फर्स्ट ईयर, सेकंड है 2 ईयर्स में, थर्ड है 3 ईयर्स में एंड फोर्थ है 5 ईयर्स में। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है हर साल जो है अगर HMM ऑपरेटर है तो उसका जो है हर साल उसकी जो है आई चेकअप किया जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 78। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मस्ट डिफिकल्ट इन ओपनिंग ऑफ अ ओपन कास्ट माइन, यानी निम्नलिखित में से जो है ओपन कास्ट माइन की ओपनिंग करना है तो उसमें सबसे मुश्किल वाला जो कारण क्या है ना, कौन सा सबसे अधिक मुश्किल कारण तो वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट है लैंड एरिया एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन, रिक्रूटमेंट ऑफ मैन पावर, थर्ड है ग्रीन बेल्ट वेजिटेशन एंड फोर्थ है सिलेक्शन ऑफ अ कस्टमर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह फर्स्ट होने वाला है, यानी कि लैंड एरिया एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन। यानी कि क्या होता है कि जहाँ भी मान लीजिए कि हम किसी भी जगह पर ओपन करने वाले हैं, माइंस ओपन करने वाले हैं, तो इसके लिए क्या होगा कि वहाँ पर व्यक्ति अगर रहते हैं, वहाँ आवासीय मकान है तो वहाँ पर उन सबको हटाना पड़ेगा, है ना, फिर उन लोग को मुआवजा देना पड़ेगा। तो ये सबसे मुश्किल काम होता है ओपन कास्ट माइन करने के लिए कि लैंड एरिया एक्विजिशन एंड रिहैबिलिटेशन। तो ये सबसे बड़ा मुश्किल काम होता है किसी भी माइंस को स्टार्ट करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79। फायर डैम्प इज लार्जली मेड ऑफ, यानी जो फायर डैम्प है, फायर डैम्प जो सबसे ज़्यादा किस चीज़ से बना होता है। फर्स्ट है CO2, सेकंड है CH4, थर्ड है N2 एंड फोर्थ है CO। तो इसका राइट आंसर
CH4। ओके, तो फायर डैम का जो लार्ज ही जो मेड होता है इसमें CH4 होता है, इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, थोड़ी मात्रा में एथिलीन होता है और एथीन होता है ना। तो ये सभी चीज़ें जो है फायर डैम में मिश्रित होती है, ठीक है। लेकिन अधिकतर जो चांसेस में जो है मैक्सिमम जो परसेंटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन होगा इसमें CH4 का होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इन ओपन कास्ट माइन व्हाट स्टैंडर्ड ऑफ लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर द वर्क प्लेस ऑफ HEMM, यानी कि ओपन कास्ट माइंस में जहाँ पर जो है वर्क प्लेस है HEMM का, ठीक है, जहाँ पे HEMM कार्य करती है, तो जो लाइटिंग की जो रिक्वायरमेंट होगी वर्क प्लेस पर उसका स्टैंडर्ड क्या होगा। तो फर्स्ट है 5 lakhs, सेकेंड है 3 lakhs, फोर्थ है 2 lakhs एंड फोर्थ है 4 lakhs। तो इसका जो आंसर होगा, तो राइट आंसर है इसका 5 lakhs। ओके, LUX। ओके, तो लक्स क्या है, तो जो लक्स है यह लाइटिंग की एक यूनिट होती है, जैसे हर किसी की एक यूनिट होती है ना, जैसे किलोग्राम यूनिट है भार की, इसी प्रकार से लाइट की यूनिट क्या है, लक्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। इन डिग्री सेकेंड गैसीय सीम द रेट ऑफ गैस इमिशन इज, यानी कि सेकेंड डिग्री गैसीय माइन में जो रेट ऑफ गैस इमिशन होगी वह क्या होगी। ओके, तो फर्स्ट है लेस देन 1 cubic मीटर पर टन ऑफ कोल प्रोड्यूस, है ना। सेकेंड है मोर देन 1 cubic मीटर बट लेस देन 5 cubic मीटर। थर्ड है मोर देन 1 cubic मीटर बट लेस देन 10 cubic मीटर एंड फोर्थ है मोर देन 10 cubic मीटर। तो इसका आंसर होगा थर्ड, यानी कि मोर देन 1 cubic मीटर बट लेस दैन 10 cubic मीटर। तो ये सेकंड डिग्री गैसीय की माइंस होगी। अगर फर्स्ट डिग्री की माइंस की अगर रहेगी तो उसमें जो है परसेंटेज ऑफ जो गैस है ना, उसमें जो होगा गैस का जो इमिशन की जो रेट होगी परसेंटेज के अनुसार उसका जो है 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, 0.1% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर टन के हिसाब से देखा जाए, है ना, तो उसका जो गैस इमिशन जो रेट है लेस दैन 1 cubic मीटर पर टन कोल के हिसाब से होनी चाहिए, लेस दैन 1 टन। ओके, और परसेंटेज 0.1% से अधिक नहीं, और थर्ड डिग्री में मोर दैन 10 cubic मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग इन इंडिया इकोनॉमिकली फिजिबल एट अ प्रेजेंट इफ द कोल एंड ओवरबर्डन रेशियो इज अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि अगर मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट कोई माइंस है, ठीक है, तो वहाँ पर जो अगर कोल और ओवरबर्डन का जो रेशियो होगा अप्रॉक्सीमेटली कितना होना चाहिए। तो मैकेनिकल है ना, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग की बात कर रहा है, तो मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट के लिए अलग रेशियो होगा, मैनुअल के लिए अलग होगा, ठीक है ना। तो इन सभी के लिए अलग अलग रेशियो होता है ताकि जो है माइंस जो है आपका इकोनॉमिकली हो सके, है ना। अगर इकोनॉमिकली नहीं होगी तो फिर माइंस खोलने का कोई मतलब ही नहीं होगा। ओके, तो इसका जो देखते हैं क्या क्या है, तो फर्स्ट है 1/2, सेकेंड है 1/4, थर्ड है 1/8 एंड फोर्थ है 1/10। तो इसका जो राइट आंसर होगा 82 का 3, है ना। 1/8 यानी मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइनिंग के लिए जो कोल और ओवरबर्डन का जो रेशियो होगा वहाँ होगा 1/8। ओके, 1/8। क्वेश्चन नंबर 83। एट पिट बॉटम ऑफ इंडियन माइंस स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग इज, यानी कि जो पिट बॉटम है अंडरग्राउंड माइंस की हो रही बात, तो यहाँ पर पिट बॉटम में अगर इंडियन जो माइंस है स्टैंडर्ड है उसका लाइटिंग का, तो लाइटिंग स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए पिट बॉटम पे। तो फर्स्ट है 1.25 ल्यूमेन पर स्क्वायर फीट, थर्ड है 3 ल्यूमेन स्क्वायर फीट, थर्ड है 2 ल्यूमेन स्क्वायर पर फीट एंड फोर्थ है 0 ल्यूमेन स्क्वायर पर फीट। तो इसका राइट आंसर होगा 83 का, वो होगा 2, यानी कि 3 ल्यूमेन स्क्वायर पर फीट, है ना। तो जो आपको जो पिट बॉटम पर जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग होगा वो 3 ल्यूमेन स्क्वायर पर फिट होगा। यानी कि यहाँ पर जो है लाइट से संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, 2 क्वेश्चन ये कि इन्होंने पूछ लिया है, तो इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें आपको पूरे जो इसके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। और स्टैंडर्ड ऑफ लाइटिंग्स कितना होना चाहिए हर जगह पर, अंडरग्राउंड ओपन कास्ट वर्क प्लेस वर्कशॉप हो गया, HEMM पर हो गया, है ना, वर्किंग प्लेस पर हो, तो इन सभी के बारे में एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द, तो उसके बारे में पूरा जो है इसके जो पूरे डाउट्स वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी तो इसको पेपर को देखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। गोफ इन रिलेशन टू द अंडरग्राउंड वर्किंग प्लेस, यानी जो गोफ का जो अर्थ होता है वो क्या होता है अंडरग्राउंड माइंस के लिए। तो फर्स्ट है कोल इज अबाउट टू बी एक्सट्रैक्टेड एंड सेकंड है पीपल हैज़ अ लॉफुल एक्सेसेस, थर्ड है कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट स्टिल अ वर्किंग प्लेस एंड फोर्थ है कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट नाउ एट अ वर्किंग प्लेस। तो गोफ यानी ऐसी जगह, तो गोफ मतलब ऐसी जगह जहाँ से क्या होगा पिलर को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, जहाँ पर कोयला पूरी तरीके से निकाल लिया जाता है और वहाँ पर कोई भी वर्किंग नहीं होती है, तो ऐसी जगह को हम क्या कहेंगे, गोफ कहेंगे, ठीक है।
तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फोर्थ होने वाला है ना, कि कोल हैज़ बीन एक्सट्रैक्टेड बट नाउ नॉट अ वर्किंग प्लेस, यानी कि वहाँ अभी कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि जो पिलर एक्सट्रैक्शन का कार्य है वहाँ से चालू कर दिया जाता है और जो है गोफ में मतलब कोयला नहीं छूटता है। ठीक है, गोफ में पूरा कोयला जो है निकाल लिया जाता है, इसलिए वहाँ पर उससे गोफ कहा जाता है, यानी कोयला एक्सट्रैक्शन पूरे तरीके से कर लिया जाता है, इसलिए उसे गोफ कहते हैं और वहाँ पे वर्किंग नहीं चलती कोई भी उसके बाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, इमल्सन एक्सप्रेसिव इज ए मिक्सचर, यानी जो इमल्सन का जो एक्सप्रेसिव मिक्सचर है वो क्या होगा, है ना। तो इमल्शन यानी कि नाम से पता चल जाना चाहिए वैसे तो आपको। तो फर्स्ट ऑप्शन है अमोनियम नाइट्रेट, TNT एंड NG। सेकंड है अमोनियम नाइट्रेट, वाटर, होलो, माइक्रो बैलून्स। थर्ड है अमोनियम नाइट्रेट, TNT, गुआर गम। एंड फोर्थ है अमोनियम नाइट्रेट, NG यानी नाइट्रोग्लिसरीन एंड वाटर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है सेकंड होने वाला है। ठीक है ना, 85 का 2, यानी कि क्या होगा, इन्हें इमल्शन बोला। इमल्शन का मतलब क्या होता है, वाटर तो वहाँ पर होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर इमल्शंस में क्या होगा, वाटर तो होता ही है, तो वही इसी से समझ में आना चाहिए था, इसलिए मैंने बोला था कि इमल्शन यानी कि वाटर उसमें प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में वाटर एक ही जगह प्रेजेंट है। ठीक है, तो अमोनियम नाइट्रेट, वाटर, होलो, माइक्रो बैलून्स। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा ये सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, द मिनिमम साइज ऑफ बैरियर इन बिटवीन टू पैनल इज, यानी कि जो दो पैनल के बीच में जो बैरियर का जो साइज होगा वह कितना होगा। फर्स्ट है इक्वल टू विड्थ ऑफ द गैलरी साइज, सेकंड है इक्वल टू डायमेंशन ऑफ अ पैनल, थर्ड है इक्वल टू पिलर साइज एंड फोर्थ है इक्वल टू फेस डायमेंशन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा वह होगा इक्वल टू पिलर साइज, यानी कि जो आपका जो भी पिलर का साइज होगा वही आपका बैरियर का भी साइज होगा। ठीक है, समझ में आ गया, पिलर का साइज जितना होगा आपका बैरियर का साइज भी उतना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। और आपका जो पिलर का जो साइज है वो पिलर का साइज किस पर डिपेंड करता है, तो पिलर का जो साइज है वहाँ आपको रेगुलेशन नंबर 111 यानी कि डेवलपमेंट में आपको बता दिया गया वो टेबल पर कि टेबल के में जो है डेप्थ के अनुसार जो है पिलर का साइज इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना, यानी कि अगर पिलर की साइज कितने से कितने पर होनी चाहिए तो डेवलपमेंट वाला जो रेगुलेशन है रेगुलेशन नंबर 111 वहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना। तो वहाँ पर जैसे बोला कि 60 मीटर तक है, 60 मीटर तक डेप्थ है ना, और जो गैलरी के साइज अगर 3 मीटर है फर्स्ट है तो वहाँ पर जो पिलर का जो डेप्थ पिलर का जो साइज रहेगा आपका 12 मीटर रहेगा। ठीक है, डेप्थ होगी 60 मीटर तक, और जो है गैलरी के साइज अगर हम 3 मीटर रखते हैं तो वहाँ पर आपके जो है पिलर का जो साइज होगा वह 12 मीटर होगा। तो ऐसे जो है डेप्थ बढ़ती जाएगी, आपका पिलर का साइज भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो और गैलरी का साइज भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगी पिलर का साइज किस प्रकार से कितना होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। 87 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ SDL बेस्ड माइनिंग इज एक्सपेक्टेड टू गिव बेस्ट प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ SDL, यानी कि SDL जो आधारित अगर माइनिंग कर रहे हैं तो निम्न में से किसका कॉम्बिनेशन SDL के लिए सर्वोत्तम उत्पादन और उत्पादकता की अपेक्षा की जा सकती है। तो फर्स्ट है 3 लेवल डिस्ट्रिक्ट, सेकंड है 4th लेवल डिस्ट्रिक्ट, थर्ड है लेवल डिस्ट्रिक्ट एंड फोर्थ है 6 लेवल डिस्ट्रिक्ट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है 87 का 3, है ना। यानी कि लेवल और डिस्ट्रिक्ट यानी लेवल डिस्ट्रिक्ट के लिए जो आपका जो है SDL जो है बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी देने के लिए सही रहेगी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, स्टोन डस्ट बैरियर आर इंस्टॉल्ड इन अंडरग्राउंड, यानी कि जो स्टोन डस्ट जो बैरियर जो है इंस्टॉल किया जाता है अंडरग्राउंड माइंस में, क्या पर्पज़ होता है इसका। तो इसका पर्पज़ क्या होता है वहाँ आपको पूछ रहा है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट है टू प्रिवेंट इमिशन ऑफ फायर डैम एक्सप्लोजन, यानी फायर डैम एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। सेकंड है टू प्रिवेंट लिमिटेशन ऑफ कोल डस्ट एक्सप्लोजन, तो कोल डस्ट एक्सप्लोजन को रोकने के लिए। थर्ड है टू एक्ट एज द स्टोरेज ऑफ स्टोन डस्ट, भंडार के रूप में यूज करना है। एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 88 का सेकेंड, यानी कि टू प्रिवेंट द इमिशन ऑफ अ कोल डस्ट एक्सप्लोजन। तो जो हम स्टोन डस्ट बैरियर का स्टोन डस्ट बैरियर जो लगाया जाता है अंडरग्राउंड माइंस में, तो उसका मेन पर्पज क्या होता है कि कोल डस्ट एक्सप्लोजन को रोका जा सके। तो जो स्टोन डस्ट बैरियर में जो फेस से जो शेल्फ की जो दूरी होती है वह लाइट टाइप बैरियर और हैवी टाइप बैरियर के लिए अलग अलग होती है। अगर लाइट टाइप की बात करें तो लाइट टाइप जो होगा है ना हल्के वाले, तो हल्के वाले के लिए जो शेल्फ की दूरी रहेगी फेस से वो होगी 45 मीटर, है ना, टू 110 मीटर। ओके,
अगर हैवी टाइप की बात करें तो इसमें 2 होते हैं। वुडन पिलर के लिए होगा, ये होगा 135 मीटर से 365 मीटर फेस से सेल्फ की दूरी। एंड लॉन्ग वाल की बात करें तो यहाँ रहेगा 180 मीटर से 320 मीटर। ठीक है, तो यह जो दूरी है फेस से सेल्फ की दूरी होगी, है ना, स्टोन डस्ट बैरियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा क्वेश्चन था यार? हाँ, ये 89 क्या कहता है कि एज पर DGMS सर्कुलर 7/2002 who out of the following shall be responsible to access the requirement of support in underground mine। यानी कि DGMS परिपत्र के अनुसार जो निम्न में से अंडरग्राउंड माइन के जो है यानी कि सपोर्ट्स है ना, सपोर्ट्स की जो जिम्मेदारी होगी, किसकी सपोर्ट, मतलब अगर सपोर्ट की आवश्यकता है तो वह जिम्मेदारी किसकी होगी? तो पहला है ओवरमैन, दूसरा है माइनिंग सरदार, तीसरा है शॉर्ट फायरर एंड चौथा है कॉलरी मैनेजर। तो इसका जो राइट आंसर होगा माइनिंग सरदार होगा। यानी कि जो DGMS परिपत्र के अनुसार अगर माइंस में अगर सपोर्ट की कमी होती है तो उसकी जो जिम्मेदारी होगी वह कौन होगी, किसकी होगी? वह होगी माइनिंग सरदार की जिम्मेवारी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। अप टू वाट डिस्टेंस फ्रॉम फ्रेशली एक्सपोर्ड रूफ इज मैक्सिमम सपोर्ट आर रिक्वायर्ड। यानी कि जो फेस से अगर फ्रेशली जो रूफ है ना, फ्रेशली रूफ एक्सपोज जो होती है रूफ, तो मैक्सिमम सपोर्ट्स आर रिक्वायर्ड। यानी कि अगर कोई फेस है फ्रेश एक्सपोज्ड हुआ है ना, तो उसकी जो फेस से जो सपोर्ट की जो दूरी होगी मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट कितनी होगी? तो फर्स्ट है 15 मीटर, सेकंड है 20 मीटर, थर्ड है 10 मीटर एंड फोर्थ है 25 मीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा तीसरा, यानी कि 10 मीटर, यानी कि फेस से 10 मीटर तक जो है आपको सपोर्ट करना अनिवार्य होगा, है ना। फ्रेशली एक्सपोज रूफ कहते हैं, इसी को ही जो है ग्रीन रूफ भी कहते हैं। यानी कि हमारा जो फेस है 10 मीटर तक जो है वो खुला हुआ भाग जो रहेगा फेस से 10 मीटर तक के पीछे के भाग, जैसे कि ये है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी अगर मान लीजिए 10 मीटर है, ठीक है, तो ये जो भाग कहलाएगा फ्रेश एक्सपोज रूप कहलाएगा, ठीक है। और आपको जो है सपोर्ट करना आवश्यक है, फेस से 10 मीटर तक आपको सपोर्ट करना अति आवश्यक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। The clearance between walls of a blast hole and explosive cartridge should be kept at least। यानी कि जो क्लियरेंस बिटवीन जो ब्लास्ट होल एंड जो एक्सप्लोसिव कार्टिज है, एक्सप्लोसिव कार्टिज और ब्लास्ट होल के जो बीच का जो डिफरेंस है वह कितना होना चाहिए? ए 0.5 सेंटीमीटर, सेकंड है 0.3 सेंटीमीटर, थर्ड है 0.2 सेंटीमीटर, फोर्थ है 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 91 का वो होगा ये 0.3 सेंटीमीटर या 3 mm, यानी कि जो एक्सप्लोसिव जो कार्टिज है, ये कार्टिज, ठीक है, और ये होल, तो इनका जो बीच का जो डिफरेंस होगा ना, ये होगा 3 mm का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92। द अर्लीस्ट इंडिकेशन ऑफ द स्पॉन्टेनियस सेटिंग ऑफ कोल कैन बी गिवन बाय। यानी कि जो स्पॉन्टेनियस सेटिंग का सबसे पहला इंडिकेशन किस प्रकार से हम पहचान पाएंगे या किस प्रकार से प्राप्त होगा, है ना। तो उसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो फर्स्ट है मेक ऑफ CO2, सेकंड है सेटिंग ऑफ स्ट्राटा, थर्ड है टेम्परेचर ऑफ राइजेस एंड फोर्थ है नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है 92 का 2, यानी कि स्वेटिंग ऑफ स्ट्राटा। यानी कि जहाँ कहीं भी अगर स्पॉन्टेनियस सेटिंग हो रही है कोल में, तो वहाँ पर जो है स्ट्राटा से क्या होने लगेगा, स्वेटिंग होने लगेगी, ठीक है, पसीना आने लगेगा, और वहाँ पर जो है तिलचिटा वगैरह और अलग प्रकार के कीड़े नज़र आने लगते हैं, है ना, और आवाज़ें आने लगती है वो तिलचिटे की। तो ये इसका इंडिकेशन है आपको स्पॉन्टेनियस सेटिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। द ग्रेड विच इज अवेलेबल फ्रॉम अ प्रॉपर्टी आफ्टर एक्चुअल माइनिंग। यानी कि क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वह ग्रेड जो वास्तविक खनन के बाद गुण से प्राप्त होता है उसको क्या कहेंगे। यानी कि जो हम एग्जैक्टली जो है माइनिंग कर रहे और जो हमको जो ग्रेड मिल रहा है ना, खनन के बाद जैसे जो ग्रेड मिलता है उससे क्या कहते हैं। फर्स्ट है कंप्यूटेटेड ग्रेड, सेकंड है रन ऑफ माइन ग्रेड, थर्ड है इफेक्टिव ग्रेड एंड फोर्थ है पिट हेड ग्रेड।
तो जो 93 है, 93 का जो होगा आंसर होगा वह होगा थर्ड, यानी कि इफेक्टिव ग्रेड। यानी कि इफेक्टिव ग्रेड वह ग्रेड होगा जो वास्तविक खनन के बाद के गुण से प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इफेक्टिव ग्रेड। क्वेश्चन नंबर 94, रनवे स्विच इज यूज्ड इन कनेक्शन विद, यानी रनवे स्विच का यूज किस कनेक्शन में किया जाता है निम्न में से। तो फर्स्ट है डायरेक्ट ट्रोपोलॉजी, सेकंड है टेल ट्रोपोलॉजी, थर्ड है एंडलेस हॉलेज एंड फोर्थ है ग्रेविटी हॉलेज। तो इसका आंसर होने वाला है डायरेक्ट ट्रोपोलॉजी के साथ आपका जो है रनवे स्विच कनेक्शन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95, सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल, यानी कि SSR ऑफ एनी अंडरग्राउंड माइन शैल बी अप्रूव्ड बाय, यानी कि जो सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल है वो किसके द्वारा अप्रूव किया जाता है। तो जो सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल है यहाँ अब बंद हो चुका है ना। अभी जो है इसके अनुसार जो है आप स्टाटा कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग प्लान यूज किया जाता है। ठीक है, जिसे आप रेगुलेशन नंबर 123 में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ बंद हो चुका है। तो इसका जो है SSR जो है अंडरग्राउंड माइन शैल बी अप्रूव्ड बाय, तो जो है अप्रूव कौन करता है सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल को। तो फर्स्ट है कॉलरी मैनेजर, सेकंड है सेफ्टी ऑफिसर, थर्ड है डायरेक्टर यानी टेक्निकल के, एंड फोर्थ है डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी। तो 95 का जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ, यानी कि डायरेक्टर ऑफ माइन सेफ्टी, यानी कि DGMS। तो जो है सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल कौन अप्रूव करता है, वह होता है DGMS अप्रूव करता है। और इसको बनाता कौन है, तो इसको बनाएगा सिस्टमेटिक सपोर्ट रूल को कॉलरी मैनेजर बनाता है और अप्रूव के लिए जो है DGMS के पास भेजता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। ठीक है, द टर्म रिप्रेजेंटेशन फैक्टर RF इज रिलेटेड विथ, यानी कि जो है RF है जो निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड है। फर्स्ट है माइन वेंटिलेशन, सेकंड है माइन प्लान, थर्ड है माइन एयर सैम्पलिंग एंड फोर्थ है माइन ड्रेनेज। तो इसका जो आंसर है वो होगा सेकंड, यानी कि माइन प्लान में आपने देखा होगा कि हमेशा वहाँ पर RF यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर लिखा होता है ना। तो वही है रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, यानी कि क्या होता है कि मैप में और रियल जगह पर, यानी कि अगर मैप में 1 सेंटीमीटर बराबर है ना, 1 सेंटीमीटर बराबर है और एक्चुअल में वो कितना होगा 1000 मीटर होगा। ठीक है, मैप में 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 मीटर, तो ये RF होता है एक प्रकार से। ठीक है, शो करने के लिए एक रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिफिकेशन हैड टेकन प्लेस इन ऑर्डर ऑफ, यानी जो कोल का जो क्वालिफिकेशन यानी कोल का जो निर्माण है किस क्रम में हुआ है वो पूछ रहा है। तो ये इसका आंसर तो सबको पता होगा कि सबसे पहले पीट बनता है, लिग्नाइट बनता है, फिर विटामिन और लास्ट में एंथ्रासाइड बनता है। ठीक है, इसका आंसर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर 98, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैम्पलर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, यानी जो ग्रेविमेट्रिक जो डस्ट सैम्पलर है किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो ग्रेविमेट्रिक जो सैंपल है ये क्या है, एक प्रकार डस्ट सैम्पलर कलेक्टर है। ठीक है, ये डस्ट को कलेक्ट करता है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो किस बेस पर है। तो फर्स्ट है थर्मल प्रिसिपिटेशन, सेकंड है, तो इसका जो आंसर होगा ये ऑप्शन पे था, फर्स्ट थर्मल प्रिसिपिटेशन, सेकंड है फिल्टर, थर्ड है ऑप्टिकल एंड फोर्थ है इम्पैक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा 98 का सेकंड, यानी कि फिल्ट्रेशन जो है इसका प्रिंसिपल है ना। ग्रेविमेट्रिक है, नाम से समझ में आ रहा है कि ग्रेविमेट्रिक है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन पर क्या होगा, जो है डस्ट सैम्पलर जो है काम करता है। क्वेश्चन है 99, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स आर यूज्ड टू होल्ड टब्स ऑन ग्रेडियंट, यानी कि निम्नलिखित में से किसका यूज जो है ग्रेडियंट पर जो है टब को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है टब रीरेलर, सेकंड है बैकस्टे टब रीरेलर एंड फोर्थ है प्रैग्स। तो इसका आंसर होगा 99 का, वो होगा फोर्थ प्रैग्स। ठीक है, यानी कि प्रैग्स यानी कि जो एक प्रकार से एक लकड़ी का टुकड़ा होता है जिससे क्या होता है कि व्हील पर, जो व्हील है व्हील पर लगाया जाता है ताकि जो है टब जो है अगर गति पर हो तो वो ज़्यादा अधिक दूरी पर नहीं जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने कभी अगर माइंस में अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह की होगी तो आपने नोटिस किया होगा कि जो व्यक्ति होते हैं टब पर जो है स्प्रैग लगा देते हैं जिसकी वजह से वो अधिक दूरी तक नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 100, अटेंडेंस ऑफ ओपन कास्ट वर्क पर्सन इज मार्क्ड इन, जो ओपन कास्ट माइंस है तो वहाँ पर जो व्यक्ति है उसकी जो अटेंडेंस है वह किस फॉर्म के अनुसार हो लगेगी। तो फर्स्ट है फॉर्म सी, सेकंड है फॉर्म डी, थर्ड है फॉर्म ई एंड फोर्थ है फॉर्म जी। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा फॉर्म डी। तो अटेंडेंस जो है ओपन कास्ट माइंस में अगर कोई व्यक्ति नियोजित है तो इसकी जो अटेंडेंस है फॉर्म डी में लगती है। ठीक है,
तो यह जो है अटेंडेंस वाला जो है अब बदल चुका है, ये 1957 का है, ठीक है। 1957 के रेगुलेशन के अनुसार यह जो है इसका आंसर फॉर्म डी होगा, लेकिन 1957 रेगुलेशन के अनुसार, सॉरी, है ना। तो लेकिन अब जगह है 2017, तो 2017 में जो आपका जो नया रेगुलेशन है उसमें उन्होंने साफ कहा है ओपन कास्ट, अंडरग्राउंड सरफेस, है ना। तो इन सब की जो अटेंडेंस है वो फॉर्म किस में लगेगी, सी में लगेगी। अटेंडेंस जो है अभी किस फॉर्म में लगेगी, सी में लगेगी, ठीक है। और इसके जो पहले वाला जो है अगर 1957 में देखा जाए तो जो व्यक्ति की जो अटेंडेंस है ओपन कास्ट माइंड के लिए वो फॉर्म डी में है, ठीक है। तो इसके अनुसार आपको जो है 1957 के अनुसार फॉर्म डी होगा, अगर 2017 के अनुसार इसका आंसर होगा तो वो होगा फॉर्म सी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने जो इसके पूरे टेक्निकल क्वेश्चन जो है 100 हमने कंप्लीट कर लिए हुए हैं ना। तो जो टेक्निकल क्वेश्चन थे हमारे पास कितने थे, 75 थे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने इसके पूरे टेक क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब इसके नॉन टेक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो नॉन टेक क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं तो वो भी देख लेते हैं। बात करते हैं, हमारा पार्ट ये है जनरल अवेयरनेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो जो नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है लिटरेचर को, ठीक है, और उनके जो ईयर है, तो इनके ईयर में किन किन व्यक्ति को जो है आपका नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, किस किस सन में, तो उसका ये है। तो इसका मैं सीधा आंसर बता देता हूँ फर्स्ट का। इसको फर्स्ट का जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि ये। तो जो है ए को 3, तो यानी कि जो है बॉब डायलैंड, तो बॉब डायलैंड को 2016 में जो है आपका नोबेल प्राइज़ मिला है। फिर है बी, यानी कि 2015 में आपको जो है सेवेंटीना एलेक्स विंच, इनको मिला है 2015 में नोबेल प्राइज़। फिर है 2014 में जो है पैट्रिक मोडियानो को मिला है नोबेल प्राइज़। एंड 2013 में आपका जो है एलिसिया मुनरो को मिला हुआ है नोबेल प्राइज़, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि नोबेल प्राइज़ किन किन व्यक्तियों को किस किस सन में मिला हुआ है। तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आने वाले एग्जाम में भी शायद इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है कि नोबेल प्राइज़ किस व्यक्ति को किस सन में मिला हुआ है। तो आपको करंट में भी ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एज पर इंदुस वाटर ट्रीटी कंट्रोल ओवर विच 3 रिवर्स वर गिवन टू पाकिस्तान, यानी कि सिंधु जल समझौते के अनुसार किन 3 नदियों पर पाकिस्तान को नियंत्रण दिया गया है। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ सीधा, इसका राइट आंसर होगा 4th, इंदुस, झेलम एंड चिनाबा, ठीक है। तो इन 3 नदियों को जो है सिंधु जल समझौते के अनुसार इन 3 नदियों पर पाकिस्तान पर नियंत्रण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 3, हु इज़ द डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एट प्रेजेंट। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इसका मैं आंसर बताता हूँ। इस क्वेश्चन के अनुसार इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा 3rd का 3, है ना। प्रोफेसर जो है PJN कुरियन, ठीक है। तो यहाँ जो पेपर है वो 2017 का, तो उस टाइम के जो है चेयरमैन जो कौन है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो वह है PJ कुरियन। अगर आज के करंट के हिसाब से अगर देखा जाए इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा हरिवंश नारायण सिंह। कौन, हरिवंश नारायण सिंह जो होंगे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एट प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 4, आर्यमन एंड अतुल्य वर रिसेंटली कमिश्नड इन कोच्चि केरला, दिस आर। तो आर्यमन और अतुल्य जो है हाल ही में कोच्चि में चालू किए गए हैं, तो ये क्या है। तो इसका आंसर होगा सीधा इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स, है ना। तो जो है आर्यमन और अतुल्य जो क्या है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप्स हैं जो चालू किए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच कंट्रीज टीम हैज़ लॉस्ट 2016 वुमेन्स 20 एशियाई कप्स क्रिकेट टूर्नामेंट, यानी कि निम्नलिखित में से किस देश की जो वुमेन क्रिकेट T20 है एशियाई क्रिकेट कप का हारी है। तो इसका जो आंसर होगा 5 का 1, ठीक है। 5 का 1 यानी कि पाकिस्तान की जो टीम है वह हारी है, ठीक है, 2016 में, ठीक। इंडियन क्रिकेट टीम की जो कौन सा कप था, महिला T20 एशियाई क्रिकेट कप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, पावा शेल्स स्टैंड्स फॉर, यानी पावा शेल्स का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर होगा 4th, यानी कि पैलरजोनिक एसिड विनाला एमाइड, यानी कि जो है पावा शेल्स का जो है स्टैंड्स का क्या तात्पर्य है, तो ये है पैलरजोनिक एसिड विनीला एमाइड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ऑन द बेसिस ऑफ ए एरिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि निम्नलिखित में से जो क्षेत्रफल के आधार पर में से अवरोही क्रम में इनको जो है आपको बांटना है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 7 का 3,
नहीं, क्षेत्रफल के आधार पर निम्नलिखित इसमें कौन सा सही क्रम है? तो सबसे बड़ा आपका जो है एशियाई है, ठीक है, फिर सेकंड पर है अफ्रीका, फिर थर्ड पर है आपका नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ पर है साउथ अमेरिका। तो ये होगा आपका अवरोही क्रम, ठीक है। क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े ये जो है आपके महाद्वीप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आर्टिकल 243(b)(1) of the constitution provides for a constitution of a पंचायत इन एवरी स्टेट, द लेवल ऑफ अ पंचायत आर रिफर्ड अंडर दिस। यानी कि संविधान के अनुच्छेद 243(b)(1) के प्रत्येक राज्य में एक पंचायत के गठन का प्रावधान करता है। तो इस अनुच्छेद में पंचायत का स्तर जो संदर्भित है किया गया है। तो इसका जो आंसर है सीधा मैं बता देता हूँ, 8 का जो है सेकंड है, यानी कि विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सेकंड, यानी विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये जो पेपर है ना काफ़ी कठिन क्वेश्चन है, इसमें जो है आपके जनरल नॉलेज का जो क्वेश्चन है काफ़ी कठिन है, जो कि यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन से भी है, उसमें भी ये क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से जो है ना इसको आपको काफ़ी ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पेपर है काफ़ी टफ है। तो आपको ध्यान से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन, अगर जो WCL की एग्जाम है उसमें तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन तो आने वाले हैं। बाकी ECL ने तो साफ साफ उसमें कहा है अपने सिलेबस में कि वहाँ किसी भी प्रकार के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछने वाला। उसने सीधा बोला कि टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन WCL में तो पूछने का पूरी उम्मीद है। तो आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के वीडियोस वगैरह आपको देखनी चाहिए, और मैं इसके वीडियो डेट वाइज डालता हूँ, तो आप मेरे जो है प्लेलिस्ट बनी हुई आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। आगे की और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिर क्वेश्चन नंबर 9 फिर से मैच ऑफ द फॉलोइंग होगा फर्स्ट आइटम एंड सेकंड आइटम, ठीक है। तो मैं इसका सीधा आंसर बता देता हूँ, क्योंकि इसको अगर हम करने जाएंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा पढ़ने के लिए। इसका जो राइट का जो आंसर होगा 9 का 4 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं। तो सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन ग्लेशियर है ए का 2, तो ये कहाँ पर है? कारकोरम रेंज पर जो है आपका सियाचिन ग्लेशियर है। फिर हमें है रोहतक पास बी, है ना, तो ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में आपका रोहतक पास है। फिर सी है, यानी कि नाथुला जो है कहाँ पर है? सिक्किम में है, ठीक है। एंड फोर्थ है डी, यानी कि खैबर पास, तो खैबर पास जो है आपका वो होगा पाकिस्तान में, ठीक है। तो ये जो है मैच ऑफ द फॉलोइंग जो है आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो इसका मैंने आंसर बता दिया 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, स्टिक इमर्ज इन वाटर अपीयर्स बैंड ड्यू टू द फिनोमेन, यानी कि कोई स्टिक है पानी में इमर्ज यानी डूबी हुई है, तो जो है उसका जो मुड़ी हुई जो प्रतीत होती है वो किस कारण से प्रतीत होती है ना, फिनोमेन क्या है? तो इसका आंसर है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने देखा होगा कि पढ़ा होगा आपने स्कूल के टाइम पर कि जो है किसी लाइट को हम 3 माध्यम से गुजारते हैं ना, पानी हो गया, वाटर, ग्लास एंड एयर। तो तीनों जब जो है माध्यम में जाती है तो क्या है, जो प्रकाश की जो तरंगे है ना विचलित होती है ना। तो कभी कभी क्या होता है विचलित होती है, तो विचलन के कारण क्या होता है जो है तरंगे मुड़ जाती है। तो इसी में वो बोला गया है कि जो कारण क्या है, तो किसके कारण होता है? वो होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपका जो है लाइट या जो भी वाटर है, कोई भी चीज़ें जो डूबी हुई है जो टेढ़ी दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो क्या होना, विचलन के कारण होने लगता है, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का अपवर्तन, है ना, रिफ्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ हेमिस्फीयर्स इज इंडियन लोकेटेड, यानी कि गोलार्ध के किस समुदाय में भारत स्थित है ना। तो किस समुदाय में जो है आपका जो है भारत स्थित है? तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इन्होंने विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछ लिया और आपका जो है जनरल नॉलेज करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला 11 का 1, ठीक है। नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा जो है इंडिया सिचुएटेड है, ठीक है। नॉर्थ एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आपका जो है इंडिया सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड, यानी कि जो राज्य का राज्यपाल है वो किसके द्वारा अपॉइंटमेंट करता है या किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा 12 का वो होगा ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वह उनके द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाता है। राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंटमेंट किया जाएगा। द अर्थ रोट्स ऑन इट्स एक्सिस, यानी कि जो अर्थ का जो रोटेशन है, यानी जो पृथ्वी है ना अपनी इधर पर घूमती है, तो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है? तो यह भी साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फर्स्ट का 13 का 1, ठीक है। यानी कि वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी जो पृथ्वी है अपनी धुरी पर घूमती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, नेम ऑफ द फॉलोइंग हु इज नॉट एसोसिएटेड विद क्रिकेट, यानी कि निम्नलिखित में से कौन है जो इनमें से क्रिकेट से संबंधित नहीं है। फर्स्ट है सचिन तेंदुलकर, सेकंड है सुनील गावस्कर, थर्ड है सानिया मिर्जा एंड फोर्थ है कपिल देव। तो इसमें से जो है सानिया मिर्जा जो है टेनिस खिलाड़ी है ना, जो है सानिया मिर्जा जो है टेनिस खिलाड़ी, बाकी तो सभी लोग जो है आपके क्रिकेट के नाम से संबंधित हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ अ मोशन इज नॉन आल्सो, यानी जो न्यूटन का जो नियम है, फर्स्ट नियम है ना, वो किस नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा लॉ ऑफ इनर्शिया, यानी कि जड़त्व का नियम, यानी कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो स्थिर अवस्था में रहेगी, है ना, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, द खजुराहो टेम्पल्स वर बिल्ट बाय, यानी कि खजुराहो का जो मंदिर का जो निर्माण है किसके द्वारा करवाया गया है। तो 16 का आंसर होगा थर्ड, यानी कि चंदेल्स के द्वारा जो है खजुराहो के जो मंदिर है उनका निर्माण किया गया था चंदेल्स के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन वाज फॉट बिटवीन, यानी कि जो तराई का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह किसके बीच में हुआ था, ठीक है। तो 17 का जो आंसर होने वाला है वह होगा फर्स्ट, यानी कि मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान के बीच आपका जो है फर्स्ट बैटल हुई थी, है ना, तराइन का प्रथम युद्ध। ये काफ़ी बार हमने पर्यावरण और सामाजिक ज्ञान में पढ़ा हुआ है कि तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध है ना, हल्दी घाटी का युद्ध। तो ये सभी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है, तो हो सकते हैं चांस बन सकते हैं WCL में, लेकिन वहाँ पर तो ऐसे क्वेश्चन मैंने देखा नहीं, क्योंकि मैंने WCL क्वेश्चन पेपर भी कराए हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, लेकिन चांस बन सकते हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो आपको ये ध्यान भी रखना होगा, ठीक है, युद्ध कब हुए थे, इतिहास। क्वेश्चन नंबर 18, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड, यानी कि फिनोमेना है एंड डेट्स है। तो जो ऋतु हैं और किस जो समय में, यानी कि किस महीने में वो पड़ती है, तो इसके बारे में पूछ रहा है। तो इसका मैं आंसर बताता हूँ सीधा, 18 का जो होगा वो होगा सेकंड, ठीक है। यानी कि जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग इक्वॉन्स है ना, स्प्रिंग जो है वसंत ऋतु जो है आपका वो आएगी मार्च से स्टार्ट होती है। मार्च के एंडिंग से स्टार्ट होगी आपका जो बसंत ऋतु है। ऑटम्स इक्वॉन्स ये होगा, यानी कि जो ये ऑटम्स यानी कि शरद ऋतु, ठीक है। तो कब होगी, ये होगी सितंबर में स्टार्ट होगी आपकी शरद ऋतु। विंटर आपका कब स्टार्ट होगा, विंटर सोल्स्टिस यहाँ होगा थर्ड विंटर, सी का थर्ड, यानी कि जो ये होगा दिसंबर में स्टार्ट हो जाता है आपका जो ठंडी है वह दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगी। गर्मी जो है जून से स्टार्ट हो जाती है ना। तो ये जो है जो सूची 1 है, ये हमारे हिंदू के अनुसार है, जो हमारा जो कैलेंडर है ऋतुएं हैं, बसंत शरद ऋतुएं जो है ना, 4 ऋतुएं, और जो है किस किस महीने में पढ़ते हैं उसके बारे में ये बताया गया है, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकते हैं, फिनोमेना और डेट्स। तो ये क्वेश्चन बनने लायक है, अच्छे क्वेश्चन, तो आपको इसको याद कर लेना चाहिए। और वैसे जनरल नॉलेज के हिसाब से ये सही भी है कि बसंत ऋतु कब आती है ना, शरद ऋतु कब आती है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको कुछ आइडिया लग जाता है। ग्रीष्म ऋतु तो आपको पता है कि जून में स्टार्ट हो जाती है, शीत ऋतु दिसंबर में स्टार्ट हो जाती है, कन्फ्यूज हो गया आपका बसंत ऋतु में, ठीक है, बसंत और शरद ऋतु में, ठीक है। तो आपको यहाँ से तो आइडिया लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, यानी भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय का कार्यकाल होगा, भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल का कार्य होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा 5 years फ्रॉम द डेट्स ऑन विच ही इंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, यानी कि उसके जो कार्यालय है अपने कार्यालय के कार्यभार संभालने की तिथि से 5 वर्ष तक का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन संघ इज द टैगलाइन फॉर विच स्कीम ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट, यानी कि जो टैगलाइन बनाई गई है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, तो जो टैगलाइन है किस जो है स्कीम के द्वारा बनाई गई है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला 20 का वो होने वाला है सेकंड, यानी कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन की उन्होंने टैगलाइन शुरू की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी यूज्ड बाय अ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज अ टूल ऑफ ड्रेनिंग आउट एक्सेस मनी फ्रॉम द सिस्टम,
यानी कि निम्नलिखित में से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा तंत्र में अतिरिक्त मुद्रा को बाहर निकालने के लिए एक यंत्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। 21। तो इन्होंने बोला है कि इंक्रीजिंग रिजर्व रेपो रेट एंड रिडक्शन इन रेपो रेट। तो रेपो रेट क्या है इस बारे में देख लेते हैं थोड़ा। रेपो रेट का मतलब यह होगा कि सभी बैंकों का जो है एक लीडर होना चाहिए। तो इन लोगों का लीडर कौन है? आरबीआई है। यानी आरबीआई उनके जो भी कानून है वह आरबीआई तय करता है। हमारे देश में जितने भी कानून हैं सभी बैंकों पर लागू करने के लिए आरबीआई है। अब इन बैंकों को कभी कभी पैसों की जरूरत होती है, लोन की आवश्यकता होती है, तो जो है आरबीआई इन्हें एक निश्चित दर पर लोन प्रोवाइड करता है जिससे रेपो रेट करते हैं। रेपो रेट हमेशा कम होना चाहिए। अगर रेपो रेट अधिक होगा तो हम आम जनता पर भी क्या होगा? ब्याज अधिक देना होगा बैंकों को। तो इसलिए रेपो रेट हमेशा कम होनी चाहिए। और जब इस बैंकों को पैसा वापस देते हैं, यानी कि आरबीआई जब अपना पैसा वापस लेती है इन लोगों से, अदर बैंकों से, तो वो क्या कहलाएगा? रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेपो रेट है अभी करंट की इंडिया की वहाँ 4% है एंड रिवर्स रेपो रेट यानी 3.35% है। यानी कि रेपो रेट हमेशा कम होना चाहिए। अगर रेपो रेट अधिक होगा तो हम लोगों को अधिक ब्याज देना होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। फॉर एनीवन टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ राज्यसभा ही मस्ट या शी मस्ट एटलीस्ट, यानी कि जो अगर राज्यसभा का किसी व्यक्ति को सदस्य बनना है तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु है वह कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह होगा 30 ईयर्स। तो 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए कि किसी व्यक्ति को राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23। द क्रिकेट कप प्लेड बिटवीन द विनर ऑफ द रणजी ट्रॉफी एंड टीम रिप्रेजेंटिंग रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि रणजी ट्रॉफी के विजेता और शेष भारत की टीम के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट कप मैच कहलाता है। 23 का आंसर होने वाला है 4th, यानी कि ईरानी ट्रॉफी, यानी कि रणजी ट्रॉफी के विजेता एवं शेष भारत की टीम के विजेता के मध्य खेले जाने वाले क्रिकेट मैच क्या कहलाता है? वह कहलाएगा आपका ईरानी ट्रॉफी। ठीक है, तो क्रिकेट से भी क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24। बाबर डिफीटेड राणा सांगा इन द बैटल ऑफ, यानी कि किस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था? तो 24 का आंसर होने वाला है 2nd, यानी कि खानवा का जो युद्ध हुआ था ना, राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था वह खानवा के युद्ध में हुआ था। तो जिसने क्या होता, बाबर ने राणा सांगा को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट क्वेश्चन है। हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन अ ह्यूमन बॉडी, यानी कि ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियाँ होती है? इसका राइट आंसर होगा 206। डायलॉग भी सुना है कि तेरी 206 की 206 हड्डियाँ तोड़ दूंगा। तो इस प्रकार से हमने जो है BCCL का नॉन टेक क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिया है और टेक्निकल क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मेरे जो 50 वीडियो को जो लाइक्स है टारगेट है वो पूरा कर दीजिएगा। तो मिलेंगे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है हमारा वो होगा, वो लाइट स्टैंडर्ड के बारे में होने वाला है कि लाइट का जो स्टैंडर्ड एंड ओपन कास्टमेंट्स पर क्या होता है, कैसा होता है, और जो इसके जो कुछ परिभाषाएं हैं जिससे क्वेश्चन बने हुए हैं। आपने देखा कि इस वीडियो में 2 क्वेश्चन उसी से बने हुए हैं, है ना। तो ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। फॉर वॉचिंग, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।